आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। जो टीआई प्लाज्मिड है, जिसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेरफेसियन से प्राप्त किया जाता है, और टीआई प्लाज्मिड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम देखें तो टीआई प्लाज्मिड्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो टीडीएनए इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। तो टीडीएनए क्लोनिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। टीडीएनए की क्लोनिंग के अंदर जो से संबंधित जो प्रयोग होते हैं उसके अंदर क्लोनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर एक्सट्रैक्ट या वांछित जो डीएनए होते हैं उसको इंसर्ट डीएनए के ट्रांसडक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और टीआरडीआई जो प्लाज्मिड्स होते हैं उसके अंदर लगभग 180 से लेकर 250 केबी साइज़ का जो डीएनए है वो उसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। इसके अलावा इसके अंदर 23 से लेकर 25 केबी का जो टीडीएनए होता है, एरिया जो होता है प्रेजेंट्स होता है। और ये जो एरिया होता है वो ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि जो वायरुलेंस एरिया होता है, जिसमें इस टीडीएनए एरियाज़ के अंदर ये जो एरिया होता है वो वायरुलेंस एरिया होता है, वायरुलेंट एरिया होता है। और ये वायरुलेंट एरिया जो कहता है वायर VIR या ऑब्लिक जीन टीडीएनए के अंदर ओरिजिन या इंटीग्रेशंस की प्रोटीन को डिटर्मिनेट करता है, प्रदर्शित करने का काम करता है। इस प्रकार वाइट जीन जो है वो प्लांट के द्वारा जो प्रोड्यूस होते हैं वो फिनोलिक प्रोडक्ट्स के स्टिमुलेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये मॉडिफाइड प्लाज्मिड्स की जो सेल्स होती है उसके जो सेंट्रल ग्रोथ के द्वारा इसको हम यहाँ पर न्यू प्लांट्स के अंदर रीजनरेट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस प्रोडक्ट करने के लिए वाले जो जीन्स होते हैं उसको यहाँ पर इसमें से डीएनए सेगमेंट्स में से रिप्लेस कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। इस कारण जो इस मॉडिफाइड प्लांट्स की जो सेल्स होती है उसको हम आगे डेवलप करके नई कॉलोनी या नए प्लांट्स के अंदर इसको डेवलप नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके अंदर ओपिन फॉर्मेशन करने वाले जीन्स भी इसके अंदर से हटा दिए जाते हैं। और इसमें जो रेप्लिकेशंस ओरिजिन साइट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट्स नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो E. coli का ORI रीजन जो है वो इसके अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर जेनेटिक मैपिंग देखें टीआई प्लाज्मिड की, तो टीआई प्लाज्मिड देखें बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स E. coli बैक्टीरिया है, E. coli में बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है जिसको हम यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड्स कहते हैं। ये इसके अंदर टीडीएनए प्रेजेंट होता है, और टीडीएनए के अंदर ही वायरुलेंट रीजन्स प्रेजेंट होता है, जो कि ट्यूमर को इसके द्वारा ही ट्यूमर फॉर्म किया जाता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो रीजन्स के अंदर ये टीआई प्लाज्मिड्स है। टीआई प्लाज्मिड्स के अंदर रीजन्स देखें तो ये वायरुलेंट रीजन्स है इसके अंदर। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन्स है, और ये ओपिन है जो ओपिन का कैटाबॉलिज्म है। इसके अलावा यहाँ पर कॉन्जुगेटिव ट्रांसफ़र इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर राइट टीडीएनए होते हैं, और इधर देखिए ये राइट टीडीएनए है और ये लेफ़्ट टीडीएनए है। तो टीडीएनए के जो पार्ट है उसके बीच के अंदर यहाँ पर ऑक्सिन्स प्रोडक्शंस के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑन्कोजेनिक जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइटोकाइनेंस को प्रोडक्शन करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओपिन का सिंथेसिस करने वाले जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड टीडीएनए के बीच के अंदर ये साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स का प्रोडक्शन करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको टीडीएनए के अंदर रिप्लेस कर दिया जाता है। इस कारण किसी भी नई प्लांट्स स्पीसीज की जो कॉलोनीज होती है वो इसके अंदर डेवलप नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट जो इसी के अंदर जो प्लाज्मिड्स आते हैं उसके अंदर हम यीस्ट प्लाज्मिड वेक्टर को हम किस तरह से प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। तो यीस्ट जो प्लाज्मिड होते हैं उसको वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे यूज़ करते हैं। जो यीस्ट की जो सेल्स होती हैं उसके द्वारा LEU नेगेटिव और LEU पॉजिटिव जीन्स जो होती हैं वो युक्त प्लाज्मिड्स का यूज़ है इसके में
किया जाता है और इसकी जो मॉडिफाइड की जाती है, मॉडिफिकेशन किया जाता है और इसमें जो कम फ्रीक्वेंसी वाला जो जीन्स होता है उसका या उसका जो है वो क्रॉसिंग ओवर करवाया जाता है और इसमें इससे बचने के लिए नए वेक्टर का इसका फॉर्मेशन किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो जीन्स होती हैं वो कम फ्रीक्वेंसी की जीन्स का ही इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर दूसरे वेक्टर्स से जो रिलेटेड या यीस्ट से रिलेटेड दूसरे वेक्टर्स का इसके अंदर फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर लगभग 5 टाइप के हम यीस्ट से रिलेटेड वेक्टर्स देख सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम यहाँ पर यीस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड्स, जिसको YLP प्लाज्मिड कहा जाता है। इस YLP प्लाज्मिड्स के अंदर हम ये इसका यूज़ जो है वो क्रॉसिंग ओवर के लिए करते हैं और ये क्रॉसिंग ओवर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सेकंड वाला जो प्लाज्मिड्स होता है, यीस्ट प्लाज्मिड है, उसको अंदर यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड कहते हैं और उसका कोड इस तरह से बनता है YEP। Y यानी यीस्ट हो गया, EP यानी एपिसोम हो गया, प्लाज्मिड है तो YEP। और इस प्लाज्मिड्स का यूज़ है वो फोटोकॉपीज़ ओरिजिन साइट्स पर जैसे ट्यूब न्यू DNA रेप्लिकेशंस का काम करता है और ये सर्किल DNA इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये रैप जीन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो फोटोकॉपीज़ ओरिजिन साइट्स के अंदर DNA की फोटोकॉपीज़ ओरिजिन साइट में प्रेजेंट होती है और रैप जीन जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसी तरह जो यीस्ट रिप्लेसिंग प्लाज्मिड्स होते हैं जैसे यीस्ट रिप्लेसिंग प्लाज्मिड्स YRP जिन्हें कहा जाता है, तो YRP जीन्स के अंदर ARS एरियाज़ पाए जाते हैं। इसमें URA3 एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं और ये प्रकार के ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन साइट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। देखिए ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन साइट इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं यीस्ट रेप्लिकेशन प्लाज्मिड्स के अंदर। इसके अलावा जो चौथे टाइप्स के हैं वो YCP यानी यीस्ट सेंट्रोमियर प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर नए प्रकार के प्लाज्मिड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है। तो इसको भी हम YCP यानी सेंट्रोसोम्स और प्लाज्मिड्स का यूज़ करते हैं और इन प्लाज्मिड्स के अंदर ARS एजिया भी पाए जाते हैं यानी ऑटोनोमस रेप्लिकेशन साइट प्रेजेंट होती है, URA साइट प्रेजेंट होती है और CTN साइट भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर देखें तो क्रोमोसोमल फॉर्म ए वर्क करता है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो DNA होता है वो क्रोमोसोम की तरह वर्क करता है और ये मियोसिस और माइटोसिस यानी समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के अंदर इस प्रकार का क्रोमोसोम्स का या DNA सेगमेंट का हम यहाँ पर इंसर्ट इसके अंदर कर सकते हैं। पांचवें टाइप का जो YACP है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल प्लाज्मिड्स, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल प्लाज्मिड्स जिसका यूज़ हम सेंट्रोमियर और टीलोमियर जो होती है चेन को प्रेजेंट करने के लिए इस क्रोमोसोम का हम यूज़ करते हैं। देखिए इसमें भी ARS एरिया प्रेजेंट होता है और इसमें भी URA3 प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर टेल रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, टेल रीजन्स होते हैं, टीलोमियर रीजन्स, चेन रीजन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये इसके जेनेटिकल जीनोमिक मैपिंग को प्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ पर जो दिखाया गया है ये YACP ये का यहाँ पर जीनोमिक सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेकेंड टाइप के जो वेक्टर्स का यूज़ हम करते हैं वो वेक्टर्स है जैसे बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं प्लाज्मिड वेक्टर्स। अब हम दूसरे टाइप के जो वेक्टर पढ़ेंगे वो है बैक्टीरियोफेज का वेक्टर्स के फॉर्म में यूज़ करना। अब बैक्टीरियोफेज वेक्टर किसे कहते हैं, यहाँ पर हम देखें तो वे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करके उसे नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट उससे पिछले वीडियो के अंदर हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में यहाँ पर पढ़ा था कि बैक्टीरियोफेज क्या है। तो इसमें यहाँ पर दो प्रकार की यहाँ
फेजेस के बारे में भी हमने पढ़ा कि लाइसिस फेज़ क्या है और लाइसोजेनिक फेज़ क्या है। तो दोनों ही इसके अंदर बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये लाइटिक फेज़ और लाइसोजेनिक फेज़ को अंदर यहाँ पर दिखाया गया है। तो कोई भी बैक्टीरियोफेज है, जब किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्टेड करता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, और ट्रांसफ़र हो जाने के कारण जो है वो प्रोजेनी को तैयार करता है। प्रोजेनी होते हैं वो अगर जो होस्ट सेल होती है उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर की ओर आ जाती है। तो इस जो फेज़ होती है उसको हम लाइटिक फेज़ कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो इसका बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया जो है वो होस्ट बैक्टीरियल के साथ अटैच्ड हो जाता है और वो उसी कंडीशंस के अंदर रहता है, लेकिन यहाँ पर जो होस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। और ये अवस्था है वो मतलब प्रोफेज अवस्था कहलाती है, जिसके अंदर जो है वो लाइसोजेनिक अवस्था के लाइसोजेनिक कंडीशंस के अंदर ही ये रहता है और अपने रेप्लिकेशन का काम करता है। इस तरह यहाँ पर हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर 2 फेजेस देखी है और दोनों फेजेस को डायग्राम के अंदर यहाँ पर इस तरह से उसको शॉर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट जो हमें बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है 2 तरह की हमें देखने को मिलती है। वेक्टर्स जो होते हैं वो 2 तरह के बैक्टीरियोफेज के अंदर, एक तो लैम्डा और दूसरा है एम फेज़। M13 फेज़ का इसके अंदर बैक्टीरियोफेज के अंदर हम वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो जो लैम्डा फेज़ होता है, जो लैम्डा का डीएनए होता है वो लगभग 50 kb लॉन्ग होता है, और इसमें जो 20 kb जो होता है उसको हम किसी भी वेक्टर्स के अंदर इंटीग्रेटेड करवाकर उसको हम कॉलोनाइज करवाकर उसकी कॉलोनी को डेवलप करके उसको रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा फेज़ और M13 का हम यहाँ पर वेक्टर के रूप में बैक्टीरियोफेज जो होते हैं M13 और लैम्डा 2 बैक्टीरियोफेज का हम वेक्टर के रूप में यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखें यहाँ पर इसमें जो डीएनए का सेगमेंट्स होता है वो लगभग 24 kb का डीएनए सेगमेंट्स को हम कॉलोनाइज यहाँ पर इसमें करवा सकते हैं। और बैक्टीरियोफेज में जो लैम्डा में जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंड होता है, और इसकी जो टेल रीजन्स होती हैं उसके अंदर ये ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसका जो हेड होता है वो लगभग 50 kb का होता है और उसके अंदर लिनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसके जो एंड पार्ट होता है उसके अंदर ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके अंदर 5 कोज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए इसकी स्ट्रक्चर, लैम्डा डीएनए बैक्टीरियोफेज की जो हेड होता है, हेड के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो 50 kb का होता है लगभग, जिसके अंदर जो एंड पार्ट होता है उसको हम गॉस सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये मल्टीपल लेंथ बैक्टीरियोफेज होता है लगभग 50 kb का। ठीक है, अब हम इसकी टेल रीजन्स देखते हैं। इसके अंदर 10 फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, टेल्स प्रेजेंट होती है, हेड और डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब देखें इसके अंदर क्या क्या मेन कैरेक्टर्स होते हैं। तो लैम्डा पार्टिकल्स के अंदर जो डीएनए होता है उसको इन विट्रो यानी कि किसी भी कृत्रिम माध्यम के अंदर संश्लेषित किया जा सकता है, या उसके अंदर डीएनए को इंसर्ट किया जा सकता है, फॉर्म में डीएनए का इंसर्टेशंस करवाया जा सकता है। इसके अंदर जो डीएनए होता है वो लगभग 20 से 25 kb लेंथ का वो एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसको इंसर्ट इसके अंदर करवाया जा सकता है। और इसके अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सिंपल फॉर्मेशन में ही हो जाता है। और लैम्डा का जो वेक्टर है फॉर्म में यूज़ करने से पहले जो है उसका रेस्ट्रिक्शन जो साइट्स होती है उसे जीनोम को हटाया जाता है, जिसके अंदर जो है ये जो जीनोम को हटाने की जो है वो 2 तरीके होते हैं। जैसे एक म्यूटेशन, बाय म्यूटेशन के द्वारा इस रेस्ट्रिक्शन साइट को हटाया जा सकता है, और या डिलेशन के द्वारा इस जीनोम सीक्वेंसेशन को हटाया जा सकता है। और फिर डीएनए के जो डीएनए होता है उसको इंसर्शन वेक्टर के अंदर इंसर्शन कराया जा सकता है और उसका रिप्लेसमेंट वेक्टर के अंदर करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इंसर्शन इन वेक्टर के अंदर इंसर्शन किस तरह करवाया जाता है। देखिए ये यहाँ पर डायग्राम के अंदर यहाँ पर फॉरेन डीएनए पार्ट दिया गया है, फॉरेन डीएनए पार्ट, इसके अलावा वेक्टर डीएनए पार्ट दिया गया है। ठीक है, वेक्टर डीएनए पार्ट हमें किस तरह से डायग्राम के अंदर दिया, दोनों को ही डाइजेशन है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन करवाया जाता है और पार्टिकल्स के अंदर टूट जाता है। ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट के अंदर ब्रेक करता है।
आर्म्स, जिन्हें आर्म्स कहा जाता है। इस आर्म्स में इस एंजाइम जो फॉरेन डीएनए होता है जिसका जीन्स हमें प्राप्त करना है, उसको यहाँ पर लाइगेज एंजाइम्स के द्वारा इन आर्म्स के बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है। देखिए ये रिकॉम्बिनेंट तैयार हो गए, ये लेफ्ट आर्म्स और ये सेकंड आर्म्स के अंदर इसका पैकेजिंग की जा सकती है। और ये काम जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर करवाया जाता है और इसकी कॉलोनी को डेवलप किया जाता है। और कॉलोनी डेवलप करने पर ये देखिए क्लियर प्लेक्यू प्राप्त होता है और टर्बिड प्लेक्यू इसके अंदर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या है, लगभग 30 से लेके 60 साइज़ का जो डीएनए सेगमेंट्स होता है वो फेज़ के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर इंसर्शन जो है वो वेक्टर के अंदर इंसर्जन की जो प्रक्रिया होती है 30 से लेकर 60 साइज़ का जो डीएनए है वो इंसर्ट किया जा सकता है वेक्टर में, लेम्डा फेज़ के अंदर। दूसरा है रिप्लेसमेंट वेक्टर्स जो होते हैं। रिप्लेसमेंट वेक्टर में देखिए जो फॉरेन डीएनए है और इसके अलावा वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए के अंदर जो है एक्स्ट्रा पार्ट पाया जाता है जिसको हम यहाँ कोसाइड्स कहते हैं, जो कि एक अनावश्यक पार्ट होता है या अननेसेसरी पार्ट होता है। ये कोसाइड, इस कोसाइड्स को है एंजाइम्स के द्वारा हटा दिया जाता है। और यहाँ पर दोनों ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा दोनों ही जो डीएनए होते हैं उसके जो उनका क्लीवेज कर दिया जाता है। क्लीवेज करके उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड्स और कोस पार्ट्स को सेपरेट किया जाता है। और सेपरेट करने के बाद इसके जो जिन्स पार्ट को इंसर्ट कराना है उस इंसर्ट पार्ट को यहाँ पर लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद लगभग 25 से लेकर 30 केबीज का जो डीएनए सेगमेंट्स होता है उसको यहाँ पर लाइगेजेस किया जाता है, उसको पार्ट को जोड़ किया जाता है और उसके बाद उसकी कॉलोनी डेवलप की जाती है। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर उसकी कॉलोनीज डेवलप की जाती है, देखो। और फिर उसका आइडेंटिफिकेशन उसका किया जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो कोसाइड्स होती है वो कि इस डीएनए के अंदर जो है वो अनावश्यक या अननेसेसरी पार्ट होता है जिसको कि यहाँ पर हटा दिया जाता है। और हटाने के कारण जो ये कोस पार्ट होता है वो लगभग 25 से लेकर 30 केबी का होता है। और उस जो हटाया रिप्लेस पार्ट होता है उसके स्थान पर यहाँ पर फॉरेन डीएनए का लगभग 25 से 30 केबी का जो डीएनए होता है सेगमेंट होता है उसको यहाँ पर इस वेक्टर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इंसर्ट करने के बाद जो कोस पार्ट होता है उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा रिपेयर किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, उन्हें अलग कर दिया जाता है। और इस नए इंसर्ट डीएनए के साथ उस डीएनए की कॉलोनी डेवलप की जाती है। जो मेथड्स होता है कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा उसकी कॉलोनी को डेवलप किया जाता है। और यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉलोनी है वो हमें प्राप्त की जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं M13 फेज़ होता है। M13 के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो बैक्टीरियोफेज डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है। और इसके अंदर जो फॉरेन सेल्स होती हैं जो बाह्य डीएनए होते हैं उसके अंदर रेप्लिकेशन करने के लिए ये डबल स्ट्रैंड का हो जाता है। और उसके अंदर जो डीएनए होता है वो लगभग 10 केबी का उसका होना कंपलसरी है। और इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। M13 वेक्टर्स के अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो प्रेजेंट होती है और जिसकी सहायता से ये फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाया जा सकता है। एग्जांपल देखें तो हम M13 MP, M13 MPA, M13 MP31 जो है वो वेक्टर्स का हम बैक्टीरियोफेज का यूज़ हम डीएनए के इंसर्टेशंस या कॉलोनी डेवलपमेंट्स की या इसकी कॉपीज़ को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। इसके अंदर जो फॉरेन डीएनए का लगभग 507 बेस पेयर्स लॉन्ग नॉन कोडिंग्स पार्ट्स को इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस जो है वो इफेक्ट नहीं दर्शाता है। और इसके अंदर जो पॉलीलिंकर्स होते हैं में फॉरेन डीएनए पॉलीलिंकर पार्ट के अंदर फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाया जाता है। और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो होती है उसकी कॉलोनीज़ जो होती हैं वो एक प्रकार की जो है वो रंगहीन या कलरलेस होती है। और कलरलेस कॉलोनी के रूप में इसको प्राप्त करके इसको आइसोलेट करके इसको प्राप्त किया जा सकता है।